इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह इंदौर की जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर एक्शन में है। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में भी कब्जों की शिकायत लेकर कई पीड़ित पहुंचे। इसके लिए कलेक्टर ने सभी जमीनों का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। अब जितनी भी जमीनें होंगी उनका चिन्हांकन किया जाएगा। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर ने कह दिया है कि इंदौर की जमीनें बेशकीमती हैं। जनसुनवाई में सबसे ज्यादा पीड़ित अवैध कब्जों की शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में कलेक्टर ने जमीनों को लेकर अभियान शुरू किया है। इस अभियान से कब्जाधारी भूमाफियाओं की शामत आ जाएगी। अब कलेक्टर एक अभियान शुरू करने वाले हैं जिसमें शहर की जमीनों का चिन्हांकन किया जाएगा। कलेक्टर ने चर्चा में कहा कि कई जगह से अवैध कब्जे और जमीन की रजिस्ट्रियां होने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि जमीनों का डेटाबेस बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। उनका कहना है कि ऐसी जमीन जो शहर के बीचों बीच आ गई है और वहां पर खेती संभव नहीं है, तो उन जमीन का उपयोग कर मंदिरों का पुनर्विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए भी इंदौर जिला प्रशासन बड़ा प्लान बनाएगा। इंदौर ज़िले के अगर हिसाब से बात करें तो ज़मीनें बेशकीमती हैं और कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उनका गलत तरीके से वो भी हो रही है, कहीं कहीं पर रजिस्ट्री हो चुकी है। तो हम लोगों ने पूरे का डेटाबेस बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। जितनी भी ज़मीनें होंगी उनका चिन्हांकन किया जाएगा। अगर कोई इसमें लिटिगेशन है उसको फॉलोअप करके जिसको जीतने की कोशिश करी जाएगी। और हम ये भी प्रयास करेंगे अगर कुछ ऐसी ज़मीनें जो शहर के बीचों बीच आ गई हैं जहाँ पर खेती संभव नहीं है, अगर उसका प्रयोग करके मंदिरों का पुनर्विकास कराया जा सकता है तो उस हेतु भी एक जिला प्रशासन बड़ा प्लान बनाएगा और कुछ जो बड़े मंदिर होंगे उनका भव्य तरीके से निर्माण कराया जाए। ये ऐसी योजना हमारे द्वारा बनाई जाएगी। सर, जनसंख्या भी बड़ी समस्या रहेगी क्योंकि बड़े मकान लंबी चौड़ी एनफोर्समेंट है। देखिए, इसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो भी गलत तरीके से चीज़ें हो गई हैं उनमें एनक्रोचमेंट ही शामिल है। कई प्रकार की दूसरी चीज़ें भी हैं। हो सकता है कुछ लिटिगेशन चल रहा हो सकता है वहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी हो। अलग अलग दशाएं होंगी अलग अलग मंदिर की ज़मीनों के संबंध में। जो स्थिति होगी उसके हिसाब से अलग अलग निर्णय किए जाएंगे। जो भी बेस्ट होगा शासन के लिए, लोगों के लिए, उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जनसुनवाई में आए सभी नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मानवीय संवेदनाओं के साथ उनका मौके पर ही निराकरण किया। उन्होंने किसी को पढ़ाई तो किसी को इलाज के लिए रेड क्रॉस की निधि से मदद दी। कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष एक प्रतिभावान बालिका निकिता सोनी पहुंची। उसने बताया कि वह भंवरकुआ क्षेत्र में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसकी देखभाल उसकी मां कर रही है। निकिता आगे पढ़ाई करना चाहती है लेकिन आर्थिक समस्याएं होने से यह संभव नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने तुरंत ही निकिता को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। इसी तरह सोमेश भंवर को उनकी मां के इलाज के लिए 50,000 रुपए की मदद दी। जनसुनवाई में आए कुछ दिव्यांगों को रोजगार के लिए भी सहायता दी गई। इनमें जोहरा बी, भावना गुप्ता, लक्ष्मी यादव, फराज खान को सिलाई मशीन दी गई। इसी तरह हर्षित पाल को श्रवण यंत्र के लिए 25,000 रुपए और मुकेश कुमार गुप्ता को ठेला नुमा ट्रॉली व्यापार के लिए दी गई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जनसुनवाई में जमीन से संबंधित आवेदन आए हैं। इसमें विवादित जमीनें हैं, कॉलोनाइजर और बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी की शिकायतें भी मिली है। सभी की शीघ्र जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं कोर्ट के उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया है। जो भी नियमानुसार एक्ट के तहत कार्रवाई है वो करी जाएगी। वैसे धारा 21 ये बोलती है कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा। इसके अलावा अन्य अगर कोई ऐसे दस्तावेज या कोई नियम कानून है उनको लाने के लिए उनको बोला गया है। जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसी हिसाब से आगे किया। सर, आपकी ओर से राज्य निर्वाचन को देखिए, अभी जो इंटरप्रिटेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है और जो रूल्स हैं वो यही दिखाते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग को हमारी तरफ से राज्य शासन के माध्यम से इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। धारा 21 में यही प्रावधान है। अगर अन्य कोई उनके द्वारा न्याय दृष्टांत या कोई अन्य चीज़ प्रस्तुत करी जाती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। सर, आज आपने जो पीछे दिव्यांग हैं उनको भी सुना है, क्या कुछ परेशानियाँ? देखिए, आज जनसुनवाई सदैव की भांति आयोजित करी गई है और इसमें कई लोगों को रेड क्रॉस से हमारे द्वारा सहायता भी दी गई है और ख़ास तौर पर जो दिव्यांगों के लिए जनसुनवाई है जो ग्राउंड फ्लोर पर आयोजित करी जाती है वो भी करी गई है। जो भी हमारे पास में आवेदन आते हैं, अगर हमें लगता है कि तत्काल इसका निराकरण संभव है तो मौके पर ही उसका निराकरण किया जाता है। अगर उसमें फॉलोअप की ज़रूरत होती है तो इसको TL भी मार्क किया जाता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि व्यक्ति को बार बार
चक्कर न लगाना पड़े, तत्काल ही उसकी समस्या का निराकरण हो, उसी के तहत आज कार्रवाई करी जाएगी। गाड़ी की मांग को लेकर आए, क्या चाह रहे हैं? मूल मांग इनकी क्या थी? कांग्रेस देखिए, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जो कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ है उसके आगे की कार्रवाई हेतु इस संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा एक्ट के तहत करी जाएगी। जन सुनवाई में पहुंचे प्लॉट धारक रघुनंदन बंसल ने बताया कि पिपलियाहाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है जहां पर प्रेम सुख गृह निर्माण सहकारी संस्था के माध्यम से करीब 40 से 50 लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं। इस कॉलोनी के आसपास जिनकी जमीन है उन लोगों ने सरकारी कांकड़ पर अवैध फेंसिंग कर रास्ता बंद कर दिया है। इस कारण रहवासियों को कॉलोनी में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर प्लॉट धारक कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे। शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों ने प्लॉट धारकों को जांच करने का आश्वासन दिया है। पिपलियाहाना क्षेत्र में हम लोगों की कॉलोनी है, प्रेम सुख गृह निर्माण सहकारी संस्था के माध्यम से। उस कॉलोनी में हम कुछ 40-50 लोगों के प्लॉट हैं। उसके आसपास की जो प्लॉट जमीन जिनकी है उन लोगों ने सरकारी काकड़ पर फेंसिंग करके और बंद कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया है। हम जानते नहीं उन लोगों को कौन है, बाकी उन लोगों ने वहाँ पर रास्ता बंद कर दिया है जो आसपास के ज़मीन मालिक है। हम उसके सिलसिले में आए हैं। सोसाइटी में जाने का सोसाइटी में और कॉलोनी में जाने का कोई रास्ता बाकी रखा नहीं है, तो हम उसके सिलसिले में आए थे सर से मिलने। कितने समय पहले ये रास्ता बंद किया गया है? ये रास्ता अभी तक तो खुला था, अभी 2-3 महीने पहले ही इसको ब्लॉक किया गया है। क्या बोले अधिकारी आपको? अभी अधिकारी सर से मुलाकात की है, उन्होंने मतलब नगर निगम द्वारा जांच करवाने का बोला है। जांच करवा के जैसा भी होगा वो हमें जवाब देंगे। कल शाम को 4:30 बजे होने वाले देश भर के सबसे बड़े साड़ी वॉकथॉन को लेकर भी कलेक्टर आशीष सिंह ने चर्चा की। बता दें कि यह वॉकथॉन पारंपरिक वेशभूषा और हाथकरघा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है। नेहरू स्टेडियम से शुरू होने वाली इस वॉकथॉन में 25,000 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। देखिए, परसों 7 तारीख को शाम को 4:30 बजे देश भर का सबसे बड़ा साड़ी वॉकथॉन, जिसमें कि जो पारंपरिक वेशभूषा है खासतौर पर साड़ी और हथकरघा के माध्यम से जो साड़ी का उत्पादन होता है उसको प्रमोट करने के लिए कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में देश भर के सबसे बड़ी साड़ी वॉकथॉन का आयोजन 4:30 बजे नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें 25,000 से अधिक महिलाएं साड़ी में वॉक करेंगी और पारंपरिक वेशभूषा और हथकरघा को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने का मैसेज देंगे। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान 150 से 200 छात्र छात्राएं अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे। छात्राओं का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन 2 साल से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए 1 साल से प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसे लेकर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और मेधावी पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हम लोग आए हैं यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास कि हम लोगों को छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हम लोगों को मेधावी छात्रवृत्ति मिलती है सभी को, जो हम लोगों की नहीं आई है 2 साल से। 2023 की भी नहीं आई, 24 की भी नहीं आई, और हम लोग काफ़ी टाइम से 1 साल हो गया है लगभग कि हम प्रयास ही किए जा रहे हैं कि हमको मिल जाए। हमने सीएम हेल्पलाइन कर ली, ट्विटर में मैसेज कर लिया, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ट्राई किए, मेधावी के पोर्टल पे किया, लेकिन हम लोगों की कोई भी समस्याओं को समाधान नहीं किया गया है। और अब हम आ गए लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, तो उसके बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे अपनी समस्या को बताने के लिए, और बस यही है कि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोगों ने जो फीस तो हमें देना है, स्कॉलर आए या ना आए, अब हम लोगों ने जो फीस देने के लिए कर्जा ले रखा है, हमें सब परेशान कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। कितने छात्र हैं टोटल जो परेशान हो रहे हैं? लगभग हमारे कॉलेज के तो सारे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर 100-200 लोग लगभग आए हुए हैं, और कॉलेज के तो सारे विद्यार्थी हैं जिनको भी मेधावी मिलती है, किसी एक की भी नहीं आई है अभी तक। क्या बोले कलेक्टर साहब से मिला? उन्होंने बोला है कि बस सुनवाई करेंगे, अब देखते हैं हम लोग। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना को लेकर मां अहिल्या मंच से जुड़ी इंदौर की सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। यहां उन्होंने संदेश खाली में हुए महिलाओं और बच्चियों की यौन शोषण और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा किए गए दुष्कृत्य की घोर निंदा की। इस दौरान महिलाओं ने एडीएम गौरव बैनल को अपना ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार से हम सभी का मन बहुत आहत है
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लगातार बहनों के साथ विभत्स घटनाएं सामने आई हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी विषय को लेकर के पूरे देश भर में कड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी कड़ी में मां अहिल्या मंच के माध्यम से इंदौर की जो स्त्री शक्ति है उसने आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। कैसे उन सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है और वहाँ की सरकार जो उनको प्रश्रय दे रही है, उसका हम सभी विरोध करते हैं। बहनों की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका भी हम सब कड़ा विरोध करते हैं। कैसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ये सारा जो विषय है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। बहनों के पुनर्वास की व्यवस्था हो। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना जो बहनों को मिली है, कैसे उन्हें उससे उबारा जा सकता है, उससे के लिए काउंसलिंग सेंटर्स स्थापित हों। वे सभी बहनें जो अभी तक आवाज़ नहीं उठा पाई हैं, उनके लिए कोई टोल फ्री नंबर जो है वो सरकार जारी करे, जिसके माध्यम से वे सभी बहनें निर्भीक होकर के अपने ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उन्हें समाज के सामने ला सकें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्या सोशल मीडिया के समय में बहुत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारा विषय पूरे समाज के सामने जाता है, लेकिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हम सबके समक्ष नहीं आ पाई है। हम सबका दुर्भाग्य है। यही हम सबकी मांग है कि वो सभी बहनों को पर्याप्त प्रश्रय मिले, उनका पुनर्वास हो और जिस प्रकार से संदेशखाली से लगातार पलायन हो रहा है वो पलायन रोका जाए। संदेशखाली पश्चिम बंगाल में लगातार जिस प्रकार की विभत्स घटनाएं हो रही थी और वहाँ सरकार जो है एक महिला की होने के बाद भी महिलाओं के साथ लगातार जो अत्याचार की घटनाएं ध्यान में आई, सरकार ने संज्ञान में भी उन घटनाओं को नहीं लिया और संरक्षण दिया। इन सभी विषयों को लेकर के किस प्रकार से कोई एक ऐसा टोल फ्री नंबर, मुझे लगता है जैसा हम सब बहनों ने इस ज्ञापन में कहा है कि वो जारी होना चाहिए और उसके माध्यम से वो सभी बहनें जो प्रताड़ित हुई हैं वो निर्भीक होकर के अपने साथ जो घटनाएं हुई हैं वो ला सके समाज के सामने। दूसरा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस प्रकार के विषय चलना चाहिए। तीसरा कि ऐसी सभी बहनें जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकार हुई हैं, व्यवस्थित तरीके से उनके लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना हो, उन सभी बहनों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाए और केंद्र शासन से भी हम सभी ने ये मांग की है कि उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच करे जो किसी भी रूप से प्रभावित ना हो। इन सब विषयों को लेकर के आज ये ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। आगे क्या कदम रहेगा? अभी जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा है कि लगातार केवल मां अहिल्या मंच ही नहीं, पूरे देश भर में विभिन्न संगठन, विभिन्न संस्थाएं, महिलाएं इस विषय को लेकर के सरकार के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन लगातार दे रही हैं। पहला मुझे लगता है कि यही विषय है कि पूरा जो समाज है वो इसके प्रति जागरूक हुआ है कि जो घटनाएं सामने आई हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे समय तक वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं और सोशल मीडिया पे हम लोग रोज़ देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विषय ध्यान में आते हैं और इतने गंभीर विषय जो हैं वो समाज के समक्ष नहीं आए थे। वर्तमान में ये संतुष्टि का विषय है कि इस प्रकार के जो विषय हैं वो समाज के समक्ष इस बहाने आए हैं। कैसे ये विषय आम लोगों तक पहुँचे, उसके प्रति जागरूकता आए और वो जितनी भी बहनें इससे प्रताड़ित हुई हैं ये प्रताड़ना तुरंत बंद हो, इस पर सरकार अंकुश लगाए और वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उस पर नकेल कसे और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कभी भी न दोहराई जाए, ये हम सभी का आग्रह है। पश्चिम बंगाल में जो सतत कुछ न कुछ घटनाएं महिलाओं के विरोध में हो रही हैं, महिलाओं के साथ हो रही हैं और अभी उसके बाद जो ध्यान में आया है कि संदेशखाली में बहुत ही बड़ी घटना हुई है जो पिछले कई वर्षों से चल रही है लेकिन उजागर अभी होकर सामने आई है, जो महिलाओं के सम्मान का कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है वो ह्रास हो रहा है। तो हम सब ध्यान में आया कि इसके लिए कुछ समाज यदि जागरूक होता है, पूरे देश भर से महिलाएं यदि अपने आत्मसम्मान के लिए जो है वो आवाज़ उठाती हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पर जो हो रही घटनाएं हैं उसको हम विरोध प्रकट करने के लिए कुछ करें और इसी दृष्टि से सब दूर विरोध हो रहा है। और हम सोचते हैं कि ऐसा करने से जो एक स्वयं का भी आत्मसम्मान जागरूक होने के लिए आगे भी ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ महिलाओं के बीच में एक संदेश जाएगा। और जो हमारा जो मांग है इसमें वो ये है कि जो व्यक्ति है जो इस तरह के वहाँ पर प्रयास निरंतर चल रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए एक तो फास्ट ट्रैक पर कोर्ट में जो है वो चलाया जाए उसको। दूसरा, ऐसी घटनाएं न होने के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाए, जो कि ध्यान में आ रहा है कि वहाँ की मुख्यमंत्री जो एक महिला भी है पर फिर भी उस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं। तो ऐसा न हो इसके लिए सरकार भी, वहाँ की सरकार भी जागरूक हो और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने इसके लिए ही बात की। बहरहाल कलेक्टर कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्या सुनकर कलेक्टर ने तत्काल उनका निराकरण किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।